लेकिन हमारा फोकस भी 8 मुख्य मृदा पर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। आप जानते हैं जलोढ़ मृदा जो अन्नदाता भूमि है और भारत के विशाल जनसंख्या का पालन की जिम्मेदारी जलोढ़ मृदा पर ही है, ठीक है। और ये जलोढ़ मृदा आप जानते हैं सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्रा के बीच का यह मैदान क्षेत्र, और ये जलोढ़ मैदान में ही जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और फिर कुछ पूर्वी भाग के तटीय क्षेत्रों में भी नदियों द्वारा जमा किए गए मृदा से जलोढ़ का निर्माण हुआ, जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं कि जलोढ़ जो मृदा है वह मूलतः 4 भागों में विभाजित कर इसका अध्ययन किया जाता है। वह नदीय जलोढ़, तटीय जलोढ़, तराई जलोढ़ और डेल्टाई जलोढ़। तो चलिए हमारा फोकस अभी जलोढ़ मृदा पर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जलोढ़ का जो विभाजन है वह भारत में कहाँ है। तो चलिए अगर आप देखेंगे तो यह संपूर्ण उत्तर भारत चलिए ये जो क्षेत्र दिख रहा है यह जलोढ़ क्षेत्र है। आप देखकर समझ जाएंगे कि यह कैसे भारत में इसका विस्तार है। और आप देख रहे होंगे कि यह कहाँ कहाँ मुख्यतः विस्तृत है। और नदियों द्वारा मुख्यतः जब पूर्वी क्षेत्र के तटीय क्षेत्र की बात करते हैं, नदियों द्वारा आप जानते हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी जैसे अनेक बड़े नदियों और छोटे नदियों के कारण इधर होता है। जबकि ये जो क्षेत्र है यह आप जानते हैं सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के बीच का क्षेत्र है, यह जलोढ़ मैदान का क्षेत्र। और आप देख रहे हैं यह अन्नदाता भूमि है। तो चलिए देखते हैं यह जलोढ़ मृदा जो है इसमें मुख्यतः चूना, फास्फोरस, पोटास और इसमें जैविक पदार्थ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा जलोढ़ मृदा को, जिसका विस्तार आप देख रहे हैं कि कैसे, अगर राज्यों की बात करें तो कैसे यह पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, फिर कुछ महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसका विस्तार आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करेंगे हम लोग जो अन्य इम्पॉर्टेंट मृदा है वह है काली मृदा की। तो जी आप जानते हैं कि दक्कन बेल्ट में यह काफ़ी मात्रा में पाया जाता है काली मृदा। और काली मृदा का जो क्षेत्र है चलिए देख लेते हैं पहले। यह मूलतः काली मृदा क्षेत्र है। आप देखेंगे काली मृदा का विस्तार भारत में बहुत ज़्यादा है और ये सघन क्षेत्र है। इसके बाद इसका भी कहीं कहीं बहुत सारा विस्तृत क्षेत्र आप देख सकते हैं। यह झारखंड में भी काली मृदा पाई जाती है, अब जानते हैं। तो चलिए हम बात अभी कर रहे हैं काली मृदा की। काली मृदा और काली मृदा मूलतः गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, फिर तेलंगाना और कई क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पाया जाता है। तो आप जानते हैं काली मृदा का जो काला रंग होता है वह टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। जी हाँ, ये फेरस और मैग्नीशियम से मिलकर बना टेटनीफेरस मैग्नेटाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। आप जानते हैं ये काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है यह कपास उत्पादन का क्षेत्र है। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीक और सघन सिंचाई से यह क्षेत्र अभी गन्ना उत्पादन क्षेत्र में बदल चुका है। चलिए फिर अब बात करेंगे अन्य मिट्टी की, तो वह है लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। चलिए तो फिर देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी काली मृदा की बात की तो आप जानते हैं कि काली मृदा, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा ये जनक मिट्टी से ही बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग
लाल मृदा को तो लाल मृदा का जो प्रसार है, आप जानते हैं कि लाल मृदा का प्रसार उसी जगह ज़्यादा है जहाँ आप देखेंगे कि खनिज या अयस्क वगैरह का निक्षेपण ज़्यादा है। और लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट मिट्टी आप जानते हैं कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में होता है, यह भी जनक मिट्टी वाला है। और इसका हम देखेंगे तो पश्चिमी घाट की ओर लेटेराइट मिट्टी का हम देखेंगे निक्षेपण अधिक है। वह कारण भी है और उसके पीछे जो कारण है वो चलिए जानते हैं। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ लेटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है। और वह क्षेत्र आप जानते हैं चाय व कॉफ़ी, कहुआ, सिनकोना इत्यादि के लिए जाना जाता है, मतलब बागानी कृषि के लिए जाना जाता है। तो चलिए तेज़ी से देख लेते हैं कि काली मिट्टी से लाल मिट्टी या लाल मिट्टी से लेटेराइट मिट्टी। चलिए इसका एक सर्कल को समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए इसको कि काली मिट्टी जो आप जानते हैं मैग्नीफेरस हम लोगों ने कहा कि काली मिट्टी जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। अर्थात काली मिट्टी में क्या है कि फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, चूना पत्थर ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी इसलिए क्या हो गया कि इम्पॉर्टेंट भी हो गया कि काली मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट का माना जाता है। लेकिन चलिए देखते हैं अब क्या हो रहा है। देखिए काली मिट्टी है, अब काली मिट्टी में हम देख रहे थे कि क्या है, तो फेरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटास है, चूना है। लेकिन जब इसमें लीचिंग होता है, लीचिंग एक नया शब्द मिला आपको, चलिए देख लेते हैं लीचिंग क्या होता है। तो अब जानते हैं कोशिकत्व, ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है उसमें लिक्विड जो है ऊपर की ओर फ्लो करता है, ठीक है। लीचिंग उसका ठीक उल्टा है। इसमें क्या है कि लिक्विड धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है, धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। और लीचिंग ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो अगर मिट्टी में है और मिट्टी में वर्षा हुई और जल धीरे धीरे नीचे की ओर चला गया तो निश्चित रूप से मिट्टी के ऊपरी परत में जो जैसे काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में फेरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, चूना पत्थर इत्यादि जैसे बहुत उपजाऊ कारक है जो धीरे धीरे लीचिंग के कारण नीचे चली जाती है। तो अब क्या होता है कि इसमें जब फेरस और पोटास सिर्फ बचता है, अब क्या हुआ देखिए, अब काली मिट्टी से ये लाल मिट्टी बनी, कैसे तो देख लीजिए। अब इसमें क्या बचा, फेरस और पोटास, Fe और पोटास, क्या बचा, Fe और पोटास। लीचिंग के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना पत्थर जैसे जो खनिज पदार्थ थे वो धीरे धीरे ऊपर परत से नीचे चले गए, काफ़ी नीचे चले गए और अब उसका कोई उपयोग नहीं रह गया। ऐसे जगह में लाल मिट्टी बना, किसके कारण, लीचिंग के कारण लाल मिट्टी। तब देख काली मिट्टी से लाल मिट्टी। अब चलिए देखते हैं, अब जो मिट्टी बनेगा वह लेटेराइट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो बना, अब लीचिंग प्रोसेस चल ही रहा है। तो काली मिट्टी वाले से लीचिंग प्रोसेस से लाल मिट्टी का क्षेत्र विकसित हुआ। अब लाल मिट्टी से क्या हुआ कि लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी में फेरस और एल्युमिनियम सिर्फ पाया जाता है, फेरस और एल्युमिनियम। अब देखिए जहाँ जितना ज़्यादा मिनरल्स मिलेगा वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है, ये ज़्यादा उपजाऊ हो गई, इससे कम उपजाऊ हुई है और सबसे कम उपजाऊ लेटेराइट, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमने अभी देखा था जलोढ़ मिट्टी को, फिर देखा था काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी से हमें 2 मिट्टी और मिल गई और वह क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। तो वह है 3 नंबर लाल मिट्टी और 4 लेटेराइट। चलिए इसका जो विस्तार है उसको भी हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ है। तो आप जानते हैं कि लाल मिट्टी मूलतः अयस्क बहुल क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो आप चलिए देख लेते हैं कि लाल मिट्टी का विस्तार कहाँ है। चलिए देखेंगे कि
ये हम बात कर रहे हैं लाल मिट्टी के विस्तृत क्षेत्रों की। तो कहीं कहीं बीच में भी है, जैसे कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, तमिलनाडु में ज़्यादा है। चलिए, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो लाल मिट्टी को देख रहे हैं। अभी हमने देखा काली मिट्टी को, पहले जलोढ़ को, फिर काली मिट्टी को, फिर लाल मिट्टी को देखा। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं, अब देखेंगे हम लोग लेटेराइट को, क्योंकि हमने देखा काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है, सीधी सी बात है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी ज़्यादा? तो लेटेराइट मिट्टी जैसा मैंने कहा था कि जहाँ वर्षा जितना ज़्यादा होगी वहाँ लीचिंग ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा लीचिंग होगा मिट्टी का, लीचिंग में जो खनिज तत्व वो नीचे चले जाएंगे और मिट्टी अनुर्वर होती जाएगी। और यह लेटेराइट मिट्टी जो है, ये जहाँ जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहीं होगी। तो वर्षा जहाँ कहाँ होती है, तो आप जानते हैं भारत में जो वर्षा की बात आती है तो यह पश्चिमी घाट का क्षेत्र। चलिए, ये कलर से नहीं होगा, दूसरा कलर यूज करना होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, ये हम दिखा रहे हैं लेटेराइट मिट्टी को, ठीक है। और अब जानते हैं लेटेराइट मिट्टी कॉफ़ी, चाय, रबड़ के लिए जाना जाता है। और आप जान रहे हैं ये कॉफ़ी, चाय और रबड़ के लिए किसको जानते हैं आप? जी हाँ, कर्नाटक, केरल, असम, जानते हैं ना। अब चलिए, हमने देख लिया जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी का भारत के मैप में विभाजन को, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि आगे क्या देखना है। तो जैसा मैंने कहा था कि अभी अगर आप ध्यान देंगे तो ये 5 मिट्टी जो है, इसका ये 4 मिट्टी है, अभी 5वां मिट्टी अभी आएगी, बलुई और जलोढ़ मिट्टी। बलुई या शुष्क मिट्टी जो कि भारत में कहाँ पाया जाता है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र पे ही उसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, अब मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है भारत का? तो अब जान रहे हैं मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, थार, ठीक है। तो चलिए यहाँ दिखते हैं, बलुई शुष्क, या मरुस्थलीय कीजिए, समझना आसान। मरुस्थल का नाम से ही समझ में आ जाएगा, बलुई मिट्टी। इसमें जल धारण ज़्यादा काफ़ी कम होती है, इसलिए केवल ऐसे ही पेड़ उग सकते हैं जिसके जड़ काफ़ी नीचे तक चला जाता हो, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं मैप में कहाँ है। तो ये तो देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप ये जानते हैं तेलंगाना का कुछ क्षेत्र भी है ना, यह बलुई और शुष्क मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है। और यह हो गया तेलंगाना का कुछ क्षेत्र और थार रेगिस्तान का, मतलब राजस्थान का क्षेत्र। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग किसको। तो हम लोग देखेंगे इस बार वन एवं पर्वतीय मृदा को। हम लोग देखेंगे वन एवं पर्वतीय मृदा को। वन एवं, अब जान रहे हैं वन एवं पर्वतीय मृदा, ये मृदा झारखंड में नहीं मिल रही थी, पता है ना। ठीक है, चलिए वन एवं पर्वतीय मृदा। और वन एवं पर्वतीय मृदा मूलतः कहाँ मिलेगा? तो यह ऐसे क्षेत्रों में ही मिलेगा जहाँ की आप देखेंगे कि घना जंगल हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, ठीक है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जान रहे हैं इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे हिमालय क्षेत्र को चुन लेना है, ठीक है। आप देखेंगे सीधे हिमालय क्षेत्र को चुन लेंगे तो वन या एवं पर्वतीय मृदा हो गई, और वन एवं पर्वतीय मृदा वाला क्षेत्र हिमालय रेंज हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखना है? तो अब हम लोग देखना है क्षारीय व लवणीय मृदा। और आप जानते हैं क्षारीय व लवणीय मृदा सबसे ज़्यादा, जी हाँ, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। चलिए इसके बीच का कुछ भाग जो है ना, आजकल जलोढ़ के रूप में हो रहा है, इसको भी, ये जलोढ़ ही है लेकिन थोड़ा सा बांगर और खादर वाला, मतलब कि
ज़्यादा और कम वाली बात है कि कौन नया जलोढ़ है और कौन पुराना जलोढ़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात क्या करने जा रहे थे, तो हम लोग बात करने जा रहे थे लवणीय एवं क्षारीय मृदा की। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, और यह कहाँ, तो यह सीधी सी बात है रन ऑफ कच्छ, मिक्स नेचर। ठीक है, मिक्स नेचर का लवणीय एवं क्षारीय मृदा ऐसे तटीय भागों में मिलेगा ही, ये तो आप जानते ही हैं कि तटीय भाग में मिलेगा ना, तो बिल्कुल मिलेगा। तटीय भाग में ये मृदा क्या हो गई, तो लवणीय एवं क्षारीय मृदा हो गई। रन ऑफ कच्छ याद रखना है बस। देखिए इसका इंपॉर्टेंट लोकेशन बस जानना है और कुछ नहीं। इसमें मृदा का मैप आपको रिटर्न में काम आएगा, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव के बारे में सोच रहे हैं तो बस आपको ये जानना है मूलतः कि कहाँ क्या मिलता है। जैसे जलोढ़ मैदान कहाँ, तो उत्तर मध्य भारत हो गया, फिर काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का क्या, तो दक्कन बेल्ट हो गया, ये जानना जरूरी है। लेटेराइट कहाँ हो सकता है, तो लेटेराइट जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तो वो केरल कर्नाटक हो गया, असम या पश्चिम बंगाल का, वो उत्तर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया। तो इस तरह मिट्टी को देखकर ही एक ये समझ में आ जाए मैप में कि ये कहाँ हो सकता है। जैसे वन्य पर्वत, मतलब जान रहे हैं कि वन्य पर्वतीय क्षेत्र हमारा हिमालय, और हिमालय में ही सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा घना जंगल की बात है। तब ये आसानी से अब बात कर लेते हैं पिडमेंट या जैव मृदा। पिडमेंट का मतलब क्या होता है, तो पिडमेंट जो है, पिडमेंट मतलब दलदली, पिडमेंट या जैव क्या होगा कि दलदली जगह तो वहाँ जीवाश्म ज़्यादा होगा, तो पिडमेंट या जैव मृदा जो है यह निश्चित रूप से दलदली क्षेत्र है। और दलदली क्षेत्र कहाँ हो सकता है, तब जानते हैं कि हमारा जो समुद्री किनारा है वही होगा। अब विशेषकर पश्चिमी घाट, क्योंकि पूर्वी घाट में नदियों द्वारा लाए गए अवक्षेपण से निक्षेपित होकर क्या बना, तो जो बना वह है जलोढ़ मैदान। ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने अभी क्या देखा, पिडमेंट और जैव मृदा को। और पिडमेंट और जैव मृदा जो है वो मूलतः कहाँ पाया जाता है, तो आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और असम का क्षेत्र है। यहाँ भी ये पश्चिम बंगाल, असम नहीं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र है। अब चलिए इसको हमने देखा पिडमेंट और जैव मृदा को। तो इस तरह हम देख रहे हैं भारत के मैप में आपको लगभग जगह यह दिख रहा होगा कि कौन सी मृदा पाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई या शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मृदा और पिडमेंट एवं जैव मृदा। तो आपको मैप में बहुत जगह खाली जगह दिख रहा होगा। तो खाली जगह का कारण जो है वो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है कि जो ICAR का जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स है, उसमें आप देखेंगे कि 8 मुख्य मृदा की बात करती है, लेकिन 27 गौण मृदा की भी बात करती है। जी हाँ, तो बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ गौण मृदा की प्रधानता होती है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि भारत के जो मानचित्र है उसमें मृदा, चलिए भारत की मृदा को जब देख लिए इसके विभाजन को, तो चलिए क्यों ना तेज़ी से देख लिया जाए कि कौन सा मृदा किस लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं जलोढ़ की। तो जलोढ़ में आप जानते हैं चूना, फास्फोरस, पोटास और जैविक पदार्थ पाया जाता है, जिस कारण यह अत्यंत ही उपजाऊ अर्थात अन्नदाता भूमि के नाम से जाना जाता है। जब फिर बात करते हैं हम लोग काली मृदा की, तो काली मृदा जिसमें कि मूलतः फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास और चूना पत्थर यह उपजाऊ प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में लीचिंग होने के बाद जो लाल मृदा बनती है वह कम उपजाऊ होता है, जिसमें फास्फोरस, पोटाश और फेरस, मतलब फेरस पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर उसमें चूना मिला दिया जाए तो वह कृषि योग्य बन जाता है। फिर बात आती है लेटेराइट की। तो लेटेराइट में फेरस और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में रहता है। ये अत्यधिक वर्षा वाली क्षेत्र होते हैं जहाँ लीचिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो मूलतः ये कॉफ़ी और चाय, रबड़ इत्यादि, सिनकोना इत्यादि की खेती के लिए जाना जाता है। फिर हम बात करेंगे बलुई एवं शुष्क मृदा की। तो बलुई एवं जो शुष्क
मृदा है वह आप जानते हैं इसमें जल धारण की क्षमता काफ़ी कम होती है, इसलिए यहाँ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसकी जड़ें नीचे तक चली जाती है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह जो क्षेत्र है यह बलुई प्रवृत्ति का होने के बावजूद यहाँ इंदिरा नहर, हिरेके बराज से इंदिरा नहर के कारण यह एक अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वन एवं पर्वतीय मृदा की। तो वन एवं पर्वतीय मृदा जानते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंची भूमि पर अत्यधिक वर्षा के कारण घना जंगल होता है और घना जंगल वाला क्षेत्र है ये। फिर हम बात कर लेंगे लवणीय एवं क्षारीय मृदा की, जहाँ की सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा यहाँ की मिट्टी में अधिक होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 9 से अधिक होता है। और फिर हम लोग बात कर लेंगे पिडमेंट या जैव मृदा की। तो आप जानते हैं कि यह दलदली मृदा भारी वर्षा वाला क्षेत्र और उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है। यह उच्च आर्द्रता, समुद्र के किनारे आप जानते हैं आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होता है, यह उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट का संपूर्ण क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र, सुंदरवन का जो क्षेत्र है वो पिडमेंट एवं जैव मृदा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है।